Good morning, students. Today I will teach you little more about friction. First, friction is a necessary evil. It has both advantages and disadvantages. So we can say that it is a necessary evil. इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, और at the same time it has some disadvantages. तो first advantage, friction is necessary for walking, or without friction it is not possible to walk. When we are walking, with the help of our foot, we exert force on the ground. This is ground, एंड ये है जो हमने टोज से फोर्स लगाई ग्राउंड के ऊपर. रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स. दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स. If you apply parallelogram laws of vector addition, then F is resultant of this H and V. This horizontal component H, it drags our foot in backward direction. जब ये फोर्स, ये H फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे टोज को पीछे की तरफ घसीटता है तो हम फिसल सकते हैं. बट वेन दिस फोर्स एक्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन एज यू नो इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव. तो ये एच जो है पैर को पीछे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही पैर पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, दिस फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. दिस फ्रिक्शन विल अपोज ड्रैगिंग और स्लाइडिंग ऑफ फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर ये फोर्स फ्रिक्शन नहीं होती तो पैर जो है इस फोर्स के कारण पीछे चला जाता और हम फिसलते. So we can say without friction it is not possible to exert force slantingly on the ground. So meaning thereby friction is necessary for walking. Brakes of vehicle would not work in the absence of friction. I have told you earlier that rolling friction is minimum. Yeah, rolling friction is less than sliding friction. Rolling friction less than sliding friction. When a vehicle is moving, wheels are rotating, so friction between the tires and the road is rolling friction, and we know rolling friction is very small. So force of rolling friction will act when टायर्स आर मूविंग ऑन द ट्रैक. जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो जो हमारा व्हील है हम इसको जकड़ लेते हैं एंड इट स्टॉप्स रोटेटिंग. और जब ये रोटेट करना बंद करेगा तो इट विल स्लाइड. Now the force of friction will change from rolling to sliding. अब ये पहिया जो है, ये व्हील जो है, ये टायर जो है, ये इसके ऊपर रगड़ेगा ऐसे, लाइक दिस, ऐसे जाएगा. बिकॉज it has been prevented from rolling by the brake. Brakes does not allow it to roll. सो एकदम रोलिंग फ्रिक्शन से ये फ्रिक्शन चेंज हो गया स्लाइडिंग में, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट व्हीकल स्टॉप्स. अगर ये टायर जो है ये रफ नहीं होगा तो फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड विल बी लेस.
स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही होगा, लेकिन अगर रफ नहीं है सरफेस तो इट विल बी लेस। सो व्हीकल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगा। सो इट इज़ नेसेसरी कि हमारा जो ये टायर हो ये रफ होना चाहिए, इसके ऊपर रफनेस होती है, इसको ट्रीडिंग कहते हैं। तो ट्रीडिंग जब इसकी घिस जाती है, जब ये एक किस्म से प्लेन सा हो जाएगा तो ब्रेक्स इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगी और व्हीकल जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगा, बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल डिक्रीज इफ़ द टायर इज़ फ्लैट, sorry, tire is smooth, its surface is smooth, there is no treading. तो ब्रेक्स कैसे काम करती है? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, टायर विल स्लाइड ऑन द रोड, सो रोलिंग फ्रिक्शन जो कि कम होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है इसलिए व्हीकल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ पावर विद द हेल्प ऑफ बेल्ट एंड पुली इज़ नॉट पॉसिबल। यू माइट हैव सीन, ये आटा चक्की में देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, उनके ऊपर बेल्ट लगी होती है। सो इस व्हील को हमने मोटर की हेल्प से रोटेट किया, और इस व्हील के ऊपर एक बेल्ट, और ये बेल्ट जो है इसके आगे एक और व्हील, और ये व्हील सपोज ये आटा चक्की को घुमाएगा। सो ये व्हील घूम रहा था, इसकी हेल्प से, बेल्ट की हेल्प से वी आर एबल टू रोटेट दिस व्हील नंबर 2। अगर इस फ्लाई व्हील, इट इज़ कॉल्ड फ्लाई व्हील, इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड फ्लाई व्हील, तो क्या होता है, ये व्हील घूमता रहता और बेल्ट इसके साथ नहीं घूमती। तो और ये बेल्ट नहीं घूमती तो इस दूसरे व्हील को भी रोटेट नहीं कर पाती। सो वी कैन से इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर एनर्जी with the help of belt. So these are some advantages of friction. Then comes disadvantages of friction. Friction causes wear and tear of machinery part. I will teach you about it in the next lecture. It decreases efficiency of machine. Lots of energy is used to overcome friction. Then if you look at the advantages, there are 4 advantages. It is necessary for walking without friction. We cannot write on the board or paper. Brakes of vehicle would not work in the absence of friction. Transmission of power with the help of belt and pulley is not possible. Then disadvantages, it causes wear and tear of machinery parts, decreases efficiency of machines. So friction has both advantages and disadvantages, therefore we can say it is a necessary evil. Now there are some methods to reduce friction. Friction cannot be eliminated but it can be reduced. First is by polishing. अगर हम पॉलिशिंग करते हैं तो ये जो रफनेस है, ये these depressions, जैसा मैंने पहले बताया था कि if a surface which looks smooth is observed with the help of a powerful microscope, तो हमें बहुत सारी irregularities नज़र आएगी. These points are called elevations and ये depressions. तो when surface is rough, friction ज़्यादा होता है. If this surface is polished, तो ये polishing का मतलब ये गड्ढे से हमने भर दिए, कुछ हद तक किए, तो अब ये surface उतना रफ नहीं हुआ रहा और इसके कारण friction will decrease. So we can say by polishing we convert roughness, we reduce roughness of a surface and friction decreases. बाय लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी. जो लुब्रिकेंट होगा वो इन डिप्रेशंस में भर जाएगा एंड सरफेस विल बिकम स्मूथ, और स्मूथ हो गया सरफेस तो फ्रिक्शन विल रिड्यूस. थर्ड इज स्ट्रीम लाइनिंग. स्ट्रीम लाइनिंग मीन्स गिविंग अ पॉइंटेड शेप इन द फ्रंट लाइक फिश. जो हमारे रॉकेट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं ऊपर से,
ये पॉइंटेड, दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। सिमिलरली एयरक्राफ्ट की शेप भी ऐसी होती है आगे से, लाइक दिस, और फिश जैसी। तो दिस शेप इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सो बाय गिविंग स्ट्रीमलाइन शेप वी कैन रिड्यूस एयर फ्रिक्शन। जब ये बहुत तेज़ स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा तो एयर विल अपोज इट्स मोशन, बट इफ it is pointed in the front, then this fluid friction or air friction is minimized. By using ball bearings ऐसी होती है, दिस इज़ अ आउटर सिलेंडर, दिस इज़ इनर सिलेंडर, इसके बीच में ये बॉल्स है, ये इसको इनर को, ये जो बीच में खाली जगह है, दिस डायमीटर, इसको हम एक्सल में फिट कर देंगे, इट कैन नॉट रोटेट, और इसके ऊपर हम टायर चढ़ा देंगे, और जब हमारा क्या कहते हैं टायर चलेगा तो ये बॉल जो बीच में है दे विल रोटेट। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड into rolling friction with the help of ball bearings, and we know rolling friction is less than sliding friction. So in this way friction can be minimized. Sometimes we need to increase friction, and there are some methods to increase friction, like treading of tires. टायर्स के ऊपर रफनेस ही होती है। इफ़ यू लुक एट द सोल ऑफ योर शूज़ तो वो भी रफ़ होता है, नीचे से जनरली फ्लैट नहीं होता। इट इज़ मेड डेलिबरेटली रफ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन सो दैट वी कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द ग्राउंड। अगर जब हम फोर्स ग्राउंड पे एक्सर्ट करेंगे तो ये फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो इट विल प्रिवेंट स्किडिंग। Then sand is thrown on the tracks covered with snow. Snow smooth हो जा, स्नो अगर गिर गई सड़क के ऊपर तो सरफेस जो है स्मूथ हो जाएगा। सो उसके ऊपर सैंड गिरा के उसको थोड़ा सा रफ किया जाता है ताकि उसके ऊपर चला जा सके, वॉक किया जा सके। These are methods to increase friction. Now pulling off a lawn roller is easier than pushing it. It is a lawn roller. ये बहुत बड़ा लोहे का पहिया है। यू माइट हैव सीन रोड रोलर, उसके जो व्हील्स होते हैं दे आर मेड ऑफ आयरन, काफ़ी भारी होते हैं रोड रोलर के व्हील्स। तो ऐसे ही लॉन रोलर जो है ये एक बहुत बड़ा लोहे का व्हील है। दिस फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन द व्हील इट इज़ पुशिंग। तो इस फोर्स को मैं यहाँ पे दिखाने के बजाय मैं इस फोर्स को यहाँ दिखाया विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इसको मैं यहाँ ले आया सेंटर। तो इसको रिजॉल्व कीजिए आप। जो फोर्स आपने पुशिंग के दौरान अप्लाई करी, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स एच एंड वी। ये वी कंपोनेंट इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेट। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ जो है इट इज़ W प्लस वी। ये वेट तो था ही, इन एडिशन टू दिस ये वी फोर्स, वन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो हमने इसके ऊपर लगाई। सो ग्राउंड के ऊपर जब ज़्यादा फोर्स लगेगी तो ग्राउंड जो फोर्स व्हील के ऊपर लगाएगा विच इज़ कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, वो भी ज़्यादा होगा। So normal reaction will be equal to this n will be equal to v plus w. अगर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश इट। इसको आगे ले जाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। दिस इज़ w plus v. So we can say one component of this force will add into the weight of the wheel due to which friction will increase. On the other hand, जब हम इसको ये this is force pull applied on the wheel, resolve it into two components, this is H, this is V. तो what will happen here, this W, ये जो W है it will be equal to N plus V. Downward force W is equal to N plus V. So from here N is equal to W minus V. So this weight decreases. हम इसको नॉर्मल रिएक्शन के बजाय हम कॉलिंग इट apparent weight. If it is 100 kg in mass तो इसका वेट हो जाएगा 1000,
this is mg. Mass suppose 100 kg, g is 10 meter per second square, this is 1000 न्यूटन. इस 1000 न्यूटन में से ये इतना कम हो गया, सपोज ये 200. सो व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? इट इज 1000 minus 800, 1000 minus 200. This is 1000 is the true weight minus 200, this is 800. This is called apparent weight. So W dash is apparent weight, और जितना W dash होगा उतना ही हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा. So here normal reaction decreases, this W dash apparent weight is equal to normal reaction. Here apparent weight W dash was W plus V. तो यहाँ पे ये apparent weight और normal reaction you can also say. So normal reaction यहाँ बढ़ जाता है और यहाँ पे normal reaction घट जाता है. तो जब नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा. सो इट इज़ ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट. Now then centripetal force, it is the force which is required to make a body move along a circular path with constant speed. Suppose a string is tied to a rope. तो ये उसका एक किनारा यहाँ पे है और इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं. So here direction of velocity is draw tangent, this is the direction of velocity. फिर look at this diagram, this is football, this is a football, ये ऐसे जा रहा था. If you apply force perpendicular to direction of velocity, ये फुटबॉल इधर जाने के बजाय इस तरफ मुड़ जाएगा. बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर इसकी ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग से ईस्ट, दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, तो जब हमें फोर्स लगाएंगे ये स्पीड, इसको स्पीड कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. This magnitude of velocity will remain same, only direction will change under the action of this force. तो ये force which is acting perpendicular to the direction of velocity, ये फुटबॉल इधर मुड़ जाएगा और it will continue to cover 5 meter distance in 1 second, but not in this direction. Direction change हो जाएगी, but मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज. सो बिना फोर्स के ये फुटबॉल इधर नहीं मुड़ सकता. अगर फोर्स नहीं लगती तो ये सीधा जाता, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन लेती अपने आप. इट इज़ अनेबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन. सो वी कैन से फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर अगर ऐसे फोर्स लगाऊंगा, इस फोर्स के कारण ये फुटबॉल इधर जाने के बजाय इधर चला गया. और फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये फुटबॉल इधर जाना था, इसमें ये इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर मैं फिर फोर्स इधर लगा दूँ, इसकी डायरेक्शन फिर बदल जाएगी और यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर. अगर एक बार फिर फोर्स लगा दूँ, डायरेक्शन विल चेंज. सो लुक केयरफुली, ऑल दीज फोर्सेज जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. मैंने इस फोर्स को बजाय यहाँ दिखाने के इधर दिखा दिया, इस फोर्स को यहाँ पे दिखा दिया, और ये जो मैंने फोर्स लगाई ऐसे, इसको मैंने यहाँ दिखा दिया. सो ऑल दीज फोर्सेस, दिस फोर्स एंड फोर्स एट बी, फोर्स एट सी, फोर्स एट डी, दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर. अगर ये फोर्स लगातार इस बॉल के ऊपर नहीं लगेगी तो इसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी. सो वी कैन से फोर्स इज रिक्वायर्ड to make this football move along a circular path. This force is called centripetal force. वो force जो मुझे लगानी पड़ेगी ताकि ये फुटबॉल सर्कुलर पाथ में घूम सके, that force is called centripetal force. Centripetal means center seeking. The force which seeks, which जो खोजती है सेंटर को, that is called centripetal force. तो वेलोसिटी एट ए, इट इज़ वी ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ.
यहाँ पे it is 5 meter per second due north, here it is towards west, it is towards south. So in सब velocities में velocity at A, at B, at C and D डायरेक्शंस में फ़र्क है बट मैग्नीट्यूड इज़ नॉट चेंजिंग. यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड. ऐसी फोर्स जो परपेंडिकुलर लगती है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती. So when there is change in direction but not in magnitude, then acceleration produced is called centripetal acceleration. So this force will produce centripetal acceleration. Fc, centripetal force, is m into centripetal acceleration. We have already derived expression for centripetal acceleration we have, and we also know v is equal to r omega. So ये आ जाएगी हमारी centripetal force. Example, electrons revolve in circular path around the nucleus. सो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो ये पॉसिबल सिर्फ तभी ही होगा अगर कोई फोर्स इसको लगातार सेंटर की तरफ खींचे, बिकॉज सर्कल में मोशन नॉट पॉसिबल विदाउट फोर्स. इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए वी नीड सम फोर्स. तो ये इलेक्ट्रॉन इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज. अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, एक प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज. दिस इज देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. तो ये फोर्स जो है अगर नहीं लगती तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं घूम पाता. ये फोर्स लगातार लगेगी, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन तो इधर लगेगी, यहाँ पे होगा तो भी इधर लगेगी. So every time this electron is continuously acted upon by a force which is directed toward the center. तो ये अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता. So we can say this electrostatic force of attraction between electron and positive charge on the nucleus provides necessary centripetal force for the electron. Then similarly, gravitational force of attraction between sun and earth. अगर ये this is your sun, this is earth, तो ये भी सर्कुलर पाथ में घूमती है. अगर इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं होती जो अर्थ को सेंटर की तरफ खींचती तो ये अर्थ इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकती थी. तो न्यूटन ने ही गेव ए लॉ तो कि इसका मास और इसका मास, बिकॉज ऑफ देयर मास देयर विल बी ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है. दिस फोर्स is responsible for motion of earth around the sun on a circular path. So these are few examples of centripetal force. Now bending of a cyclist. You might have noticed a motorcyclist bending while negotiating a turn. So why he leans inwards? He leans inwards to provide himself necessary centripetal force. अगर हमारे बाइक का पहिया अगर वो ऐसे होगा, अगर ये पहिया जो है बिल्कुल सड़क के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा तो इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द ग्राउंड बिल्कुल ऐसे, और ground in turn will exert reaction force in this direction. So they will cancel. But अगर ये व्हील ऐसे वर्टिकल के बजाय ऐसे टेढ़ा हो जाए, बाइक को टेढ़ी कर, this is angle by which this wheel has this motorcyclist the angle which wheel is making with vertical. अब this wheel will push ground slantingly
ऐसे फोर्स लगेगी अब इसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर व्हील के कारण। अब जब ऐसे फोर्स लगेगी ग्राउंड के ऊपर तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ये रिएक्शन हो गया। अब ये रिएक्शन फोर्स जो है, आई एम शोइंग दिस रिएक्शन फोर्स हियर, ये this is the reaction force. So we can say when he leans inward, so this force exerted on the ground and this normal reaction, they are equal and opposite, they will cancel. What when this is they are vertical, when he leans inwards, ये force exerted by the tire on the ground is not perpendicular to the road, ये slantingly लग रही है और ये रिएक्शन होगा। now ये रिएक्शन जो है इसके अब हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, दिस एंगल इज थीटा, ये भी थीटा। So ये R, this vertical component is R cos theta and this is horizontal component of R, it is R sin theta. This R cos theta और ये mg they will cancel. This component is acting towards the center of this curve, ये मोड है, इसका सेंटर इधर आएगा, तो ये फोर्स जो है इट इज़ पुलिंग द साइक्लिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट टूवर्ड्स द सेंटर से, दिस इज सेंटर। तो जब वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगा से पहले ये सड़क ऐसे थी और यहाँ से टर्न आ गया और ये ऐसे मुड़ गया। सो व्हेन ही विल मूव ऑन दिस पार्ट, ऑन दिस टर्न from say A to B, AB is a part of this circle और ये इसका रेडियस हो गया। AB is part of this circular path और इसका रेडियस जो है it is called radius of curvature, R is called radius of curvature. So when cyclists is negotiating a turn, that is he is moving from A to B, this is a part of circle, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो बिना फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। तो बाय लीनिंग इनवर्ड्स व्हाट ही डज, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये टेढ़ा हो जाता है, यहाँ पे इट वॉज वर्टिकल, टेढ़ा होने के कारण इट विल स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स, vertical component will support his weight या vertical component will cancel with his weight and this horizontal component will act toward the center of this curve, ये इसको सेंटर की तरफ खींचेगी और ये गिरेगा। so we can say if theta is angle of bending then r cos theta will be equal to mg and r sin theta is mb square by r. Here one thing more, if mass of person is suppose 100 kg और उसकी वेलोसिटी वायु की 20 मीटर पर सेकेंड मोड पे, से रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व इज 100 मीटर, दिस 100 और ये 100 कट गया, सो दिस इज 400 न्यूटन इज द फोर्स। सो इट मीन्स कि अगर इस मोटरसाइकिलिस्ट को जिसका भार 100 किलो है उसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस कर्व को नेगोशिएट करना है जिसका रेडियस 100 मीटर है, तो दिस इज द फोर्स विच मस्ट एक्ट ऑन द साइक्लिस्ट। अगर इतनी फोर्स नहीं लगेगी तो ये स्किड कर जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू नेगोशिएट दिस टर्न। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स।
If his velocity is 20 meter per second, mass 100, radius of curvature 100, so this is the force which must act on him. So this is the required centripetal force. तो ये है required. अगर 350 लगेगी तो वो इस मोड पे गिर जाएगा. He will not be able to negotiate this curve. So this is the required centripetal force. तो if he requires 400 Newton centripetal force, तो r sin theta should be equal to 400. If this r sin theta is 350, required force मुड़ने के लिए 400, then this motorcycle will skid. So if he is able to negotiate this turn without skidding, it means ये r sin theta, it should be equal to the required centripetal force. So divide these two, r and r, they will cancel out, m and m cancel. So tan theta is equal to v square upon rg. So this is the angle through which he must bend if he is to negotiate this curve with speed v, and where r is radius of the curvature. So that's all about today's lecture. इसमें only 2 articles are left: motion of a car on level curved road and then banking of roads. So हम कल पढ़ाएंगे आप इनको. So thank you for watching.